हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने इस बार पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ना है। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको पढ़ना है और इस वीडियो में हम जो आपका सिलेबस है 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल का, उसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 3 की। यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 3 की। और इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करवाया जा चुका है। अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ, उससे आपका सिलेबस सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये शोल की किताब से लिया गया आपका सिलेबस है। यहाँ पर आपको टोटल जो है बेसिकली 8 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल आपको 8 ही यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो यूनिट 1 पे आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यूनिट 1 में आपको जो है 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट 1 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। यथार्थवाद बना आदर्शवाद, जो कि हमने ख़त्म कर चुका है। ये हमने 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को ख़त्म किया था। सेकेंड वाला उदारवाद से नव उदारवाद, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, ये भी करवा दिया गया है। और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण, जो कि विश्व प्रणाली के आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। अब इसका थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा यहाँ पर आप चीज़ समझो। इसमें जो है देखिए, इस बार क्या है, आपको पोल साइंस में राजनीति की किताब में 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इस बार उनको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि जब 2 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर के आपस में संबंध बनाते हैं तो कैसा जो है वहाँ से रिस्पॉन्स रहता है, संबंध बनते हैं तो कैसे 2 देशों के बीच में कोई भी संधि या फिर कोई भी बातचीत वगैरह होती है और दूसरे देशों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में। ठीक, बेसिकली इतना पढ़ना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कुछ चीज़ें विशेष तरीके से पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। एक तो था, हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ज़्यादातर देशों में वही विचारधारा मानी गई है, यथार्थवाद और आदर्शवाद। जब ये 2 विचारधारा के देश आपस में टकराए तो किस तरीके के संबंध बने, ये भी हमने पढ़ा। उदारवाद बना, फिर उसके बाद आदर्शवाद को ही उदारवाद बोला जाता है। तो आदर्शवाद का एक नया रूप उदारवाद के रूप में देखा गया। ठीक है। तो फिर उदारवाद में भी आगे चल के कुछ बदलाव आए, जिसको नव उदारवाद का नाम दिया गया। उसी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और विचारधारा सामने आई, जिसको बोला गया मार्क्सवादी। जो चीन में थे ना, कार्ल मार्क्स, उन्हीं के बारे में यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 18वीं 19वीं शताब्दी में नारीवाद, और वर्तमान में भी नारीवाद का एक नया रूप है। तो ये जो है ना, यथार्थवाद वर्सेस आदर्शवाद, ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है। उदारवाद और नव उदारवाद पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 2 में। मार्क्सवाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि इस वाले वीडियो के पार्ट में। और नारीवाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। क्लियर हो गया। यहाँ से मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट बचना चाहिए आपका कि चारों चैप्टर्स में यूनिट 1 के क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो अब हमें जो है पढ़ना है, वो पढ़ना है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद हम समझते हैं। और मार्क्सवाद में भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। इसकी संरचनात्मक दृष्टिकोण पढ़ना है, यानी कि इसका बस एक स्ट्रक्चर पढ़ना है। और अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, पेपर में मार्क्सवाद से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नारीवाद, यानी कि चैप्टर नंबर 4। तो वो हम विशेष और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आइडिया ले लेते हैं कि अगर इनकेस अगर शॉर्ट नोट्स में भी आ गया तो आप कर सको। तो सबसे पहले हम मार्क्सवाद समझ लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद से कुछ योगदान पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इसका क्या योगदान रहा। फिर उसके बाद हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट यानी कि आलोचना पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि मार्क्सवाद का जो नया रूप था, नव मार्क्सवाद, ये क्या था। ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो देखो बच्चों, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है। मार्क्सवाद जो है ना, वो एक सामाजिक दृष्टिकोण है। यानी कि मार्क्सवाद के जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि समाज में लोगों का स्तर, रहने वाले लोग जो हैं उनका स्तर अच्छा होना चाहिए, वो सही से रहे। ये जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, इसीलिए इसको मार्क्सवादी विचारधारा का नाम दिया गया। क्लियर हो गया। यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे, चीन में थे, ये जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उसी को हमने मार्क्सवादी विचारधारा का नाम दे दिया गया। तो अगर एग्जाम में कार्ल मार्क्स की विचारधारा है तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में ही लिख के आ जाना। ठीक।
अब देखो मार्क्सवादी विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या योगदान रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्ल मार्क्स और एक और राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था फ्रीडरिख एंगेल्स। तो ये जो व्यक्ति थे ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत का बहुत ज़्यादा निर्माण किया, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा। यथार्थवाद और उदारवाद की तुलना में जो मार्क्सवादी थे वो सामाजिक दुनिया में विश्वास रखते थे। यानी कि देखो यथार्थवाद कहता है कि हमें आज के टाइम पे जीना चाहिए, उदारवाद ये कहता है कि हमें जो व्यक्ति रह रहा है हमारे साथ, यानी कि राज्य को, शासक को, जो राजा होता है उसको अपने जनता के प्रति उदार रहना चाहिए। ठीक, ये कौन कहता है? उदारवाद। वहीं मार्क्सवाद कहता है कि सामाजिक दुनिया में विश्वास रखता है, यानी कि समाज में जो लोग रह रहे हैं ना उसी में विश्वास रखो। कहीं ना कहीं उदारवाद और मार्क्सवाद मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं इनकी। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद के क्या संबंध बनते हैं। जो मार्क्सवाद थे वो ये मानते हैं कि यदि एक समाजवादी शासक अस्तित्व में आ जाएगा तो इससे राज्यों के बीच के जो संघर्ष है, दो राज्यों के बीच का जो संघर्ष है उसको हम रोक सकते हैं। यानी कि मान लो एग्जाम्पल के लिए दो राज्य हैं, कभी सोचा है कि दो राज्यों के बीच में हमेशा संघर्ष क्यों बनता है? कुछ चीज़ों के पीछे बन सकता है। हो सकता है वो एक दूसरे की ज़मीन हड़पना चाहती हो, या ये हो सकता है कि वो अपने राज्य का और ज़्यादा फैलाव करना चाहती हो, तो इस कारण वो संघर्ष है। लेकिन अगर दोनों ही शासक अपनी जनता के बारे में सोचे तो वो युद्ध करना छोड़ देगी, और युद्ध करना छोड़ देगी मतलब कि संघर्ष रुक जाएगा। तो ये कौन बोलता है? ये मार्क्सवादी बोलते हैं। वैश्विक राजनीति के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल एक अपनाया गया है वो है ऑक्टोपस मॉडल। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा ऑक्टोपस मॉडल क्या था। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैडम दीदी नहीं पता, या फिर ऑक्टोपस मॉडल अगर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ आम शब्दों में बता देना कि ऑक्टोपस मॉडल क्या था। ठीक है, जहां पूंजीवादी शक्तियों ने संपूर्ण विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। अब देखो ऑक्टोपस मॉडल और पूंजीवादी शक्तियां पूरे विश्व पर नियंत्रण, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। तो जिन बच्चों को पता होगा ना वो यही पढ़ के बता देंगे। तो फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका होमवर्क है। अब मार्क्सवादियों के अनुसार ना एक सिद्धांत अपनाया गया जिसको बोला गया विश्व व्यवस्था सिद्धांत। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इस सिद्धांत के आने के साथ ही सभी का ध्यान जो है तीसरी दुनिया के देशों पर गया। अब देखो तीसरी दुनिया कौन था? अभी क्या है ना, हम चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। ठीक, आपने प्रथम विश्व युद्ध सुना था, कब से कब तक का हुआ था? हमें कमेंट बॉक्स में बता देना आप कब से कब तक हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कब से कब तक हुआ था ये बताना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ पूरे विश्व में, उसी समय पर शीत युद्ध का भी प्रभाव देखा गया था। तो शीत युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? शीत युद्ध में बेसिकली शीत युद्ध में जो था ना वो दो महाशक्तियां आपस में टकराई। एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ये सारी कहानियां पढ़ोगे, पहले सुन लो एक बार। इन दोनों देश को छोड़ करके जो बाकी के देश बचे थे उन्हीं को बोला गया तीसरी दुनिया। ठीक है, तीसरी दुनिया ये थे जो इन दोनों शक्तियों से अलग थे। मतलब ये दोनों आपस में होड़ कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन कुछ शक्ति थी वो बिल्कुल इनसे अलग थी, देश थे, उनको बोला गया तीसरी दुनिया। यानी कि पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ यूएसएसआर, और तीसरी दुनिया इन दोनों से जो हटकर है। ठीक है, इस सिद्धांत के आने के साथ ही सभी का ध्यान जो गया था वो तीसरी दुनिया के देशों पर गया, और तीसरी दुनिया में जितने भी देश शामिल थे वो अविकसित देश थे, यानी कि विकसित नहीं थे। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के लिए वरियर्स टीम ने कुछ श्रेणियां दी, कुछ तर्क दिए, जिनमें से 4 श्रेणियां बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कहते हैं कि तीसरी दुनिया जो है विश्लेषण की इकाई पर आधारित है। इन्होंने सिद्धांत का भी एक विकास दिया। इन्होंने बोला केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के संबंध को आपस में बताया। उसके अलावा ये पूंजीवादी व्यवस्था का पतन बताते थे और कहते हैं कि हमारे देश पर इस संकट कैसे आया, विश्व में संकट कैसे आया। तो बेसिकली ने यहाँ पर बस ये देख लेना कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत मार्क्सवादी में जो है दिया गया, मार्क्सवादी के अनुसार दिया गया। इतना सिद्धांत देने के बाद फिर विश्व व्यवस्था में एक नया मार्क्सवादी उभरा जिनकी कुछ विचारधारा उनसे हटकर थी। इसमें शामिल थे जस्टिस रोसेनबर्ग। इन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बहुत ही गहरी समझ रखते हैं। ये कहते हैं कि मार्क्सवाद में पूंजीवाद के आने वाले समाजवादी पीढ़ियाँ और शहरी
बाहर के अंदर के सभी जगह भी प्रदान करते हैं, जिससे कि वह शोषण के विरुद्ध लड़ सके। यानी कि जैसे देखो मार्क्सवाद ने क्या बोला, मार्क्सवाद कहता है कि जनता यानी कि जो समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी खुश रहने चाहिए, जो राजा है उसे अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए। तो वही बोला है कि समाजवादी पीढ़ियाँ इतनी स्वतंत्र हो कि वो अपने शोषण, अगर उनके साथ कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध वो लड़ सके, इतनी स्वतंत्र हो, इतनी आज़ादी होनी चाहिए। उसके अलावा मार्क्सवाद क्या कहता है, समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जो मजदूरों पर शासक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण करती है। यानी कि मजदूर जो चाहेगा वही शासक करेगा, ऐसा होना चाहिए, जिससे समाज में धन और जो भी अधिकार मिल रहे हैं उनका असमान वितरण ना हो, यानी कि समान रूप से बटे, अधिकार सबको बराबर मिले, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई अगर किसी का मर्डर करता है, खून करता है, तो उसको फांसी होगी, तो अगर गरीब को फांसी मिल रही है तो अमीर को भी फांसी मिले, ऐसा बोला गया। अब देखो इसका उद्भव कैसे हुआ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 1964 में जो थी ना, 1964 में 1964 में 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी थी चीन में, जिसे एक दल पार्टी भी बोलते हैं, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी थी, मार्क्सवादी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन से, यानी कि जब कम्युनिस्ट सीपीआई जब टूटा तो इसी से मार्क्सवादी पार्टी बना, क्योंकि कार्ल मार्क्स इससे हट करके आए थे और इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा थी इसी को मार्क्सवादी का नाम दे दिया गया था। ठीक, तो साम्यवादी पूछा जाए या फिर मार्क्सवादी पूछा जाए, दोनों का जवाब वही होगा, मार्क्सवाद के बारे में आपको बताना होगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा थी वो बहुत ज़्यादा गहरे तौर पर प्रभावित थी। तो बच्चों बेसिकली ना इसमें आपको यही पढ़ना था, मार्क्सवाद के बारे में ही पढ़ना था, जो कि ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने यही पढ़ाया है। मार्क्सवाद से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकता है। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हुआ तो ही आएगा, अब बहुत ज़्यादा टफ बीए प्रोग्राम में नहीं आता है, खासकर प्रोग्राम में। ठीक है ना, तो ये कर लोगे आप आराम से। चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया खत्म, अब बचा है आपका चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पर है। वीडियो आपको कैसी लगी और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर इसके रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, और बाकी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।